कल मैं एक बड़ा अजीब सा ख्याल सोच रहा था। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने एक बहुत ही पुराने जानने वाले का एक बंद सूटकेस अपने घर में रखने के लिए हामी भर दी। आमतौर पर लोग कर देते हैं ऐसी मदद। बिल्कुल। और सूटकेस बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। उस व्यक्ति को कोई अंदाजा नहीं कि अंदर क्या है। लेकिन लेकिन अगर बाद में पता चले कि वो जानने वाला किसी बड़े माफिया से जुड़ा है तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है। अचानक सिर्फ उस सूटकेस को अपने पास रखना ही एक बहुत गंभीर अपराध बन जाता है, जब तक कि वो व्यक्ति खुद कानून को ये साबित ना कर दे कि वो सूटकेस उसके पास क्यों है और उसमें असल में क्या है। और यहीं पर ना वो लाइन बहुत ब्लर हो जाती है। आमतौर पर हमारे लीगल सिस्टम में ये माना जाता है कि जब तक किसी ने खुद कोई सीधा अपराध ना किया हो वो सेफ है। सही बात है। पर इस नए लीगल सिनेरियो में देखिए तो सिर्फ किसी ऐसी संदिग्ध या सस्पिशियस प्रॉपर्टी का कब्जा होना और उसका एक साफ हिसाब ना दे पाना किसी भी इंसान को सीधे कटघरे में खड़ा कर सकता है। बाप रे। और दोस्तों, यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मेन टॉपिक है। हमारे सामने ना लीगल डॉक्यूमेंट्स, हालिया अदालती फैसलों और वकीलों की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज का एक पूरा स्टैक रखा हुआ है। जिसमें काफी कुछ छुपा है। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 111 का एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्सा, मेरा मतलब है उपधारा 7, जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रहा है। जो कि अब करीब 2 साल पुराना हो चुका है। हाँ, क्योंकि जुलाई 2024 में बीएनएस ने पुरानी आईपीसी की जगह ली थी और आज हम मार्च 2026 में बैठे हैं, तो ये कानून अब अच्छी तरह से सिस्टम में सेट हो चुका है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह निकल कर आ रही है कि एक कानून जो माफिया के लिए बना था वो आज आम प्रॉपर्टी ओनर्स और उनके डिस्प्यूट्स को सुलझाने का एक अचूक हथियार बन गया है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कानून असल में है क्या और पुराने कानूनों से इतना अलग क्यों है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कोई आम लीगल अमेंडमेंट नहीं है। धारा 111 जो है वो मेन तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटती है, जैसे अपहरण हो गया, एक्सटॉर्शन या बड़े लेवल की साइबर क्राइम्स। अच्छा। लेकिन ये जो उपधारा 7 है ना, ये कदम आगे जाती है। ये सीधे तौर पर अपराध की जो आर्थिक रीढ़ होती है, जो इकोनॉमिक बैकबोन है, उसको तोड़ने का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब सीधा पैसा और प्रॉपर्टी पर अटैक। बिल्कुल। इसकी लीगल डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर की तरफ से कोई भी चल या अचल प्रॉपर्टी है, चाहे वो कैश हो या गाड़ियां। हाँ, कैश, गाड़ी, जमीन, कुछ भी, और अगर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का जिसे कानून में कहते हैं सैटिस्फैक्ट्री अकाउंट यानी संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाता है, तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और गंभीर अपराध है। एक सेकंड, अगर कोई ऐसा सैटिस्फैक्ट्री अकाउंट नहीं दे पाता तो सजा कितनी गंभीर हो सकती है? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मैं देख रहा था उसमें इसके प्रोविजंस काफी सख्त लग रहे थे। बहुत ज्यादा सख्त है। इस क्राइम के लिए कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। 10 साल? हाँ, और सबसे अहम बात, ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध है। जरा रुके। लीगल दावपेच से बाहर निकलकर जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। कॉग्निजेबल होने का सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस को किसी को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से वारंट लाने की जरूरत नहीं है। सही कहा ना मैंने? एकदम सही। वो बस दरवाजा खटखटा सकते हैं और कस्टडी में ले सकते हैं। और नॉन बेलेबल का मतलब है कि अरेस्ट होने के बाद बेल मिलना कोई आपका अधिकार नहीं रह जाता। वो पूरी तरह से जज के मूड और केस की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, जो कि काफी मुश्किल होता है ऐसे केसेस में। आपने बिल्कुल सही समझा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी उपधारा का फोकस मेन क्राइम को साबित करने पर है ही नहीं। क्या मतलब? मेन क्राइम से कोई लेना देना नहीं। प्रोसिक्यूशन को ये साबित नहीं करना है कि उस व्यक्ति ने किसी से फिरौती मांगी या धोखाधड़ी की। इसका पूरा जोर सिर्फ एक ही बात पर है, प्रॉपर्टी को समझा पाने की असमर्थता। अरे ये तो ऐसा ही हुआ ना जैसे किसी को ओवर स्पीडिंग का चालान इसलिए ना मिले क्योंकि कैमरा ने उसे तेज चलाते हुए पकड़ा है, बल्कि इसलिए मिले क्योंकि उसकी गाड़ी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। और अब उस ड्राइवर पर यह साबित करने का बोझ डाल दिया जाए कि वो तेज नहीं चला रहा था। हाँ, काफी हद तक ऐसी सिचुएशन बन जाती है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से पलट गया है।
लेकिन ये आइडिया अचानक से इंडियन लॉ में कहाँ से आ गया? मेरी समझ से पुरानी आईपीसी में तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आईपीसी में नहीं था, पर ये आइडिया रातों रात हवा से नहीं आया है। ये दरअसल कुछ बेहद कड़े स्टेट लेवल लॉज के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इंस्पायर हुआ है। जैसे कौन से लॉज? जैसे महाराष्ट्र का कानून है ना, MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, और गुजरात का GCTOCA। उन कानूनों में ये प्रोविजन दशकों से चल रहा था। अच्छा, तो उन्होंने स्टेट लॉ से इसको नेशनल लेवल पर उठा लिया। बिल्कुल। होता क्या था कि माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन्स अपनी काली कमाई अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या दूर के करीबियों के नाम पर इन्वेस्ट कर देते थे। तो उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कोर्ट्स ने MCOCA की धारा 4 का खूब इस्तेमाल किया था। समझ गया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भारत शांतिलाल शाह, जो कि 2008 का केस है, उसमें ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया था कि अगर प्रॉपर्टी बेहिसाब है तो आरोपी को ही उसकी वैलिडिटी साबित करनी होगी। BNS ने बस उस स्टेट लेवल हथियार को एक नेशनल लॉ बना दिया है। पर अगर ये कानून इतना सख्त है तो सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये आम लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। लेकिन जब मैं इन लीगल सोर्सेज और वकीलों की आपस की स्ट्रैटेजीज वाले डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था तो एक बिल्कुल ही अलग और सच में चौंका देने वाली पिक्चर सामने आई। आप इंक्रोचमेंट वाले केसेस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। वकील इसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसे आम प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं, खासकर तब जब उनकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा या इंक्रोचमेंट कर लिया हो। ये कैसे पॉसिबल है कि गैंगस्टर्स के लिए बना लॉ एक आम मकान मालिक को अपना किराएदार निकालने में मदद कर रहा है? देखिए, यही इस कानून का सबसे प्रैक्टिकल और शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड यूज केस बन गया है। किसी भी प्रॉपर्टी ओनर के लिए अपनी ही जमीन या फ्लैट पर किसी का अवैध कब्जा हो जाना हमेशा से एक बहुत बड़ा मेंटल और फाइनेंशियल ट्रॉमा रहा है। बिल्कुल, कोर्ट्स के चक्कर काट काट के उम्र निकल जाती है। वही तो, सिविल कोर्ट्स में इविक्शन प्रोसेस सालों क्या कई बार दशकों तक चलता है और कब्जा करने वाले बेखौफ रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिविल सूट तो बहुत धीमा है। हाँ, उनको लगता है कि तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अब इस उपधारा 7 ने इस पूरी गेम के रूल्स बदल दिए हैं। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? अगर मान लीजिए कल को किसी व्यक्ति की जमीन पर कोई कब्जा करके बैठ जाए तो वो सिविल कोर्ट जाने के बजाय डायरेक्ट धारा 111 का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मैकेनिज्म बहुत सीधा और शार्प है। अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी का कोई लीगल प्रूफ या लेजिटिमेट अकाउंट नहीं होगा। बात तो सही है। तो प्रॉपर्टी मालिक पुलिस के पास या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये कंप्लेंट डाल सकता है कि ये आदमी मेरी प्रॉपर्टी पर बैठा है, इसके पास कोई सैटिस्फैक्ट्री अकाउंट नहीं है और मुझे शक है कि ये किसी बड़े सिंडिकेट के इशारे पर काम कर रहा है। अरे वाह, तो उसने सीधा सिंडिकेट का एंगल जोड़ दिया। हाँ, जैसे इसमें सिंडिकेट और बेहिसाब प्रॉपर्टी का एलिमेंट जुड़ता है ना, ये केस अचानक से सिविल से निकलकर क्रिमिनल बन जाता है और इसमें प्रॉपर्टी को तुरंत अटैच यानी कुर्क करने का प्रोविजन लागू हो जाता है। बाप रे। और सोर्सेज में मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी जो किसी भी प्रॉपर्टी ओनर के लिए लिटरली एक गेम चेंजर हो सकती है। उन 7 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में? हाँ, एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी ओनर अपने आवेदन के साथ उन 7 स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी अटैच कर दे तो कोर्ट या पुलिस सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर कब्जा हटाने, प्रॉपर्टी जब्त करने और उस अपराधी को जेल भेजने का तुरंत ऑर्डर दे सकती है। मतलब मैं सोच रहा था कि सिविल कोर्ट का 15 साल का इंतजार 5 दिन में कैसे बदल सकता है। इन 7 फैसलों में ऐसा क्या जादू है? देखिए, इसमें कोई जादू नहीं है, ये सीधा लीगल बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कमाल है। अच्छा। जब कोई वकील उन 7 ऐसी जजमेंट्स का हवाला देता है तो वो बेसिकली लोअर कोर्ट के मैजिस्ट्रेट को ये याद दिला रहा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाले केसेस ने क्रिमिनल कोर्ट्स के पास प्रॉपर्टी को तुरंत सील करने के अनलिमिटेड राइट्स हैं। ओह, तो मैजिस्ट्रेट इग्नोर नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। उन फैसलों की वजह से मैजिस्ट्रेट के हाथ बंद जाते हैं। वो ये कहकर केस को साइड में नहीं डाल सकते कि अरे ये तो सिविल डिस्प्यूट लग रहा है। उन्हें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। और सोर्सेज में ये भी साफ लिखा है कि ये ट्रिक सिर्फ नई एफआईआर पर लागू नहीं होती। जो पुराने केसेस सालों से एसडीएम कोर्ट या तहसील में धूल खा रहे हैं उनमें भी इन 7 जजमेंट्स को एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन के रूप में लगाकर इमीडिएट ऑर्डर्स लिए जा सकते हैं। हाँ, इससे कब्जा तो हटता ही है, साथ ही उस कब्जा करने वाले के सर पर 10 साल की जेल की तलवार भी लटक जाती है। प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए तो ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि इसने जस्टिस की स्पीड को कंप्लीटली बदल दिया। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे सच में बहुत ट्रबलिंग लग रही है।
क्या? अगर कोई कानून इतना फास्ट है, इतनी तेजी से काम करता है कि सिर्फ एक हफ्ते में किसी को उसके घर से बेदखल कर दे और नॉन बेलेबल धारा में जेल में डाल दे, तो ये तो पुलिस के लिए पावर अब्यूज का एक परफेक्ट रेसिपी बन गया ना। बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने। मतलब पुलिस इसका यूज करके किसी भी जेन्युइन किराएदार या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उलझे आम आदमी को आसानी से फंसा सकती है। बस ये बोल दो कि हमें शौक है, तुम माफिया हो, चलो निकलो यहां से। क्या हमारी कोर्ट्स इस खतरे को देख रही हैं या लोग बस ब्लाइंडली जेलों में सड़ल रहे हैं? मेरी समझ से ये वाकई एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और अच्छी बात यह है कि हमारी जुडिशरी इस खतरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। चलो शुक्र है। तो कोर्ट्स कर क्या रही हैं इसको रोकने के लिए? कोर्ट्स ने बहुत सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पुलिस इस धारा का यूज एकदम कैजुअली या सिर्फ आम डिस्प्यूट्स को बड़ा बना के पेश करने के लिए नहीं कर सकती। एक टर्म यूज होती है कानून में, फिशिंग एक्सपेडिशंस। हाँ, मतलब पहले अरेस्ट कर लो, बाद में सबूत ढूंढते रहेंगे। एग्जैक्टली। इस टेंडेंसी पर हाई कोर्ट्स ने बहुत कड़ी रोक लगाई है। तो इस रोक का रियल लाइफ में क्या असर हो रहा है? क्योंकि सोर्सेज में ना एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के केस का जिक्र था। उस केस की डिटेल क्या थी? हाँ, वो जनवरी 2026 का केस था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और वो पुलिस की मनमानी का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल था। उसमें पुलिस ने क्या किया था? पुलिस ने एक नॉर्मल से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक पार्टी पर बिना किसी ठोस सबूत के डायरेक्ट बीएनएस की धारा 111 लगा दी। सिर्फ डिस्प्यूट को एस्केलेट करने के लिए? हाँ, पर जब वो मैटर हाई कोर्ट पहुंचा तो जज ने पुलिस की ऐसी क्लास लगाई ना, कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये पावर का शेयर मिसयूज है, यानी अधिकारों का सरासर दुरुपयोग। बिल्कुल सही कहा कोर्ट ने। कोर्ट ने डांट लगाते हुए कहा कि आप किसी भी आम नागरिक को सिर्फ शक की बुनियाद पर रातों रात सिंडिकेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। आरोपी को उस केस में तुरंत बेल मिल गई और एजेंसी को अच्छी खासी फटकार पड़ी। वाह। और ऐसा ही केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का भी था अक्टूबर 2024 में। वहां भी कोर्ट ने स्टेट को साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों के बेसिस पर किसी की प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि पुलिस हवा में तीर नहीं चला सकती, और ये पॉइंट हमें इस डीप डाइव के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है, सिंडिकेट की डेफिनेशन। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि इस कानून का डर इतना रियल है तो हमें पता होना चाहिए कि लॉ ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को डिफाइन कैसे किया है। किसी भी आम व्यक्ति को इस खतरनाक कानून से बचाने के लिए वो लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची गई है? अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अचानक से एक दिन उठकर सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बन जाता। इसकी एक बहुत ही टेक्निकल और क्लियर डेफिनेशन है। तो पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि सिंडिकेट मानने के लिए कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, और वो साथ मिलकर कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी यानी लगातार गैर कानूनी काम कर रहे हों। एक सेकंड, इस लगातार वर्ड को साबित करने का पैमाना क्या है? पुलिस कोर्ट में ये कैसे प्रूफ करेगी कि कोई काम सच में लगातार हो रहा है? और यहीं पर आम नागरिकों के लिए इस कानून का सबसे बड़ा शील्ड छुपा है, जिसे लीगल लैंग्वेज में 10 ईयर रूल यानी 10 साल का नियम कहा जाता है। अच्छा, ये 10 साल का नियम क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को सिंडिकेट का काम तभी माना जाएगा जब उस ग्रुप के मेंबर्स के खिलाफ पिछले 10 सालों में एक से ज्यादा, मेरा मतलब है कम से कम 2 चार्जशीट्स दायर की गई हों। ओके। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन चार्जशीट्स पर कॉग्निजेंस भी लिया हो। प्लस वो अपराध ऐसे होने चाहिए जिनमें कम से कम 3 साल की सजा का प्रोविजन हो। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। इसका सीधा सा मतलब है कि आप रातों रात एक करियर क्रिमिनल बन ही नहीं सकते इस कानून के हिसाब से। बिल्कुल नहीं बन सकते। मतलब अगर किसी आम आदमी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, या मान लीजिए पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार किसी छोटे मोटे पड़ोस के झगड़े में उसका नाम आ गया था, तो दुनिया की कोई भी पुलिस उस पर धारा 111 नहीं थोप सकती। एकदम सही पकड़ा आपने। बिना पुराने लंबे आपराधिक इतिहास के ये धारा लीगली अप्लाई हो ही नहीं सकती। क्या हमारे पास इस 10 ईयर रूल को सपोर्ट करने के लिए केसेस हैं? बहुत शानदार एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगस्त 2024 में केरला हाईकोर्ट ने एक केस में उस एफआईआर को ही खारिज कर दिया जहां पुलिस ने बिना किसी पुरानी चार्जशीट के सिंडिकेट की दास्तान गढ़ दी थी। वही हवा में तीर चलाने वाली बात। हाँ, और 2025 में
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने भी एक बड़े साइबर फ्रॉड केस में यही रूल साफ किया था। उन्होंने कहा कि क्राइम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर 10 साल में 2 चार्जशीट वाली शर्त पूरी नहीं होती तो आप धारा 111 ट्रिगर नहीं कर सकते। वैसे मैं देख रहा था कि ये नियम अचानक से बीएनएस में नहीं टपका है। डॉक्यूमेंट्स में एक 2022 के बहुत ही हिस्टोरिक केस का रेफरेंस दिया गया था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संदीप ओम प्रकाश गुप्ता का केस। उसमें क्या हुआ था? वो केस GCTOCA यानी गुजरात के एंटी टेरर लॉ के अंडर था। उसमें पुलिस ने संदीप गुप्ता को एक सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताकर अरेस्ट कर लिया था, बिना किसी हिस्ट्री के? हाँ, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस पुरानी चार्जशीट हिस्ट्री थी ही नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व होकर ये प्रेसिडेंट सेट किया था कि भाई लगातार आपराधिक गतिविधि साबित करने के लिए पहले की चार्जशीट्स होना एकदम मैंडेटरी है। अच्छा, तो आज भी कोर्ट्स उसी फैसले को बेस बनाकर निर्दोष लोगों को बचा रही हैं? बिल्कुल। बीएनएस के इस दौर में भी संदीप गुप्ता वाला केस एक स्ट्रॉन्ग ढालान बना हुआ है। तो चलिए अब इस पूरे कानून, इन नियम और एक्सेप्शंस को एक प्रैक्टिकल लेवल पर समेटते हैं। मान लीजिए दुर्भाग्य से किसी निर्दोष नागरिक या किसी नॉर्मल बिजनेसमैन पर यह भयानक आरोप लगी गया कि उसकी प्रॉपर्टी किसी सिंडिकेट से जुड़ी है। ऐसी नौबत आई गई तो क्या होगा? हाँ, तो अब वो लीगली खुद को कैसे बचा सकता है? उसके पास डिफेंस के क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, ऐसे केसेस में ना डिफेंस पूरी तरह से पेपर वर्क और टेक्नैलिटीज पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि इस क्राइम का बेस ही यही है कि संतोषजनक हिसाब ना दे पाना, तो सबसे बड़ा डिफेंस यही है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हाइजीन हो। फाइनेंशियल हाइजीन से आपका मतलब उन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ, मतलब आपके पास अपने हर छोटे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पक्का रिकॉर्ड हो। तो इसमें सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स काम आएंगी? बैंक स्टेटमेंट्स तो हैं ही, साथ ही कई सालों के इनकम टैक्स रिटर्न्स, सैलरी स्लिप्स, वसीयत या अगर कोई गिफ्ट डीड है तो वो। अगर कोई बस कोर्ट में ये साबित कर दे कि जिस जमीन या कार पर सवाल उठ रहे हैं उसको खरीदने का पैसा पूरी तरह से लेजिट था यानी वैध था, तो मैटर वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। पुलिस का पूरा केस क्रैश हो जाता होगा। बिल्कुल, ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। जरा सोचिए ये बात कितनी गहरी है। एक आम सा 5 साल पुराना गिफ्ट डीड का पेपर जो शायद किसी दादी नानी ने बनवाया हो, आज के दौर में एक इंसान की नॉर्मल जिंदगी और 10 साल की नॉन बेलेबल जेल के बीच का अकेला डिफरेंस बन सकता है। हाँ, लोग पहले इन पेपर्स को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। वही तो, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रही, ये टेक्निकली, लीगली जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा डिफेंस क्या हो सकता है किसी के पास? दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है उस लिंक को ही चैलेंज कर देना। किस लिंक को? देखिए, प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये साबित करके नहीं छोड़ना है कि प्रॉपर्टी बेहिसाब है। उन्हें कोर्ट में ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक सिंडिकेट के मेंबर की तरफ से यानी उसके बिहाफ पर रखी गई है। इस लिंक पॉइंट को लेकर सोर्सेज में फरवरी 2015 का कर्नाटका हाईकोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था ना, सचिन मेना कुडले वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। हाँ, उस केस की स्टोरी बहुत कमाल की है। पुलिस ने क्या किया कि सचिन मेना कुडले पर आरोप लगा दिया कि इसके पास बहुत बेहिसाब प्रॉपर्टी है और ये जरूर किसी गैंग का आदमी है। ओके। पर जब सच में केस हाईकोर्ट पहुंचा तो जज ने पूछा कि भाई इसका कनेक्शन किस सिंडिकेट से है और ये प्रॉपर्टी किस अपराधी के बिहाफ पर संभाल रहा है। तो पुलिस के पास इसका कोई ठोस जवाब ही नहीं था। तो बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट कर लिया था। हाँ, तो कोर्ट ने साफ कहा कि देखो, सिर्फ प्रॉपर्टी का हिसाब ना होना एक इनकम टैक्स का मैटर तो हो सकता है, पर बिना किसी सिंडिकेट लिंक के ये बीएनएस की धारा 111 का केस बिल्कुल नहीं बनता। उसके बाद कोर्ट ने एफआईआर कैंसिल कर दी होगी। पूरी की पूरी एफआईआर ही क्वॉश कर दी। और ठीक ऐसा ही दिसंबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी किया था, अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में। हाँ, उसमें भी बेल मिल गई थी ना। हाँ, वहां भी आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई थी क्योंकि पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से प्रॉपर्टी का कोई कनेक्शन शो ही नहीं कर पाई थी। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। अगर पुलिस वो लिंक सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर ले तब क्या होगा? क्योंकि हमने एक नासिर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस भी देखा था जनवरी 2026 का। हाँ, नासिर के केस में ना स्टोरी बिल्कुल उलट थी। उस व्यक्ति का एक बहुत ही लंबा और सॉलिड आपराधिक इतिहास था। तो पुलिस के पास एविडेंस थे? बिल्कुल। पुलिस ने कोर्ट को साफ डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि उसकी प्रॉपर्टी और उसके गैंग के बीच डायरेक्ट पैसे का लेन देन हुआ है। और एक बार जब वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला लिंक प्रूव हो गया
तो कोर्ट ने बहुत ही सख्त स्टैंड लिया। तब बेल नहीं मिली होगी। बेल एप्लीकेशन को सिरे से रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। ऐसे क्लियर लिंक वाले केसेस में कोर्ट सच में कोई रहम नहीं दिखाती है। तो इसका क्लियर मैसेज ये है कि अगर गलती से भी धारा 111 का नोटिस आ जाए तो एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना एक हाईली क्वालिफाइड क्रिमिनल लॉयर को हायर करना चाहिए, क्योंकि उन लॉयर्स के पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं होते। हाँ, जैसे डबल जेपर्डी वाला आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली। ये डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट जरा सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे? इसका बहुत बेसिक सा मतलब है कि एक इंसान को एक ही क्राइम के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। अच्छा, इस कानून में ये कैसे यूज होता है? मान लीजिए किसी बिजनेसमैन पर पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के अंडर ईडी का केस चल रहा है। और ईडी उसकी प्रॉपर्टी की जांच कर रही है। बिल्कुल। तो डिफेंस लॉयर ये आर्ग्यूमेंट रखता है कि क्या अब उसी सेम प्रॉपर्टी के लिए लोकल पुलिस धारा 111 में भी अलग से सजा दिला सकती है? ओह, तो ये दोनों एजेंसीज के बीच का क्लैश बन जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है जिसका फायदा लॉयर्स अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए लेते हैं। और एक टर्म और थी सोर्सेज में, रिट्रोस्पेक्टिविटी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसका मतलब नए कानून को किसी पुरानी एक्शन पर लागू करना है, राइट? एकदम सही। अब देखें, बीएनएस लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। अब मान लीजिए पुलिस कह रही है कि 2018 में जो जमीन खरीदी गई थी वो सिंडिकेट की है। तो डिफेंस लॉयर यहाँ पॉइंट उठाता है कि जो डील कानून आने से 6 साल पहले हो चुकी थी, क्या आज 2026 के लॉ के हिसाब से उसे क्राइम घोषित किया जा सकता है? सच में ये तो केस का पूरा एंगल ही बदल देगा। हाँ, और अगर ये लगता है कि पुलिस ने सच में तंग करने के लिए धारा लगाई है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस की धारा 528 के तहत डायरेक्ट हाईकोर्ट जाकर उस एफआईआर को ही रद्द कराने की डिमांड की जा सकती है, जैसा कि सचिन मीना कुडले केस में हमने देखा था। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ समेटें तो एक बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। बीएनएस की ये धारा 111 भारतीय जस्टिस सिस्टम में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। एक पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक लॉ की नई बुक का पन्ना नहीं है, इसने सच में एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। एक तरफ स्टेट को माफिया का कैश फ्लो रोकने का एक जबरदस्त हथियार मिल गया है, और दूसरी तरफ यही हथियार आम पब्लिक के लिए एनक्रोचमेंट के केसेस में कोर्ट का सालों का इंतजार खत्म कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। उन्होंने इस बात पर पूरा कंट्रोल रखा है कि ये लॉ किसी पुलिस राज में कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ, 10 साल का रूल और 2 चार्जशीट्स वाली शर्त में पुलिस की पार पर काफी कंट्रोल रखा है। कोर्ट का फंडा साफ है कि हवा में तीर चलाकर किसी को क्रिमिनल नहीं बना सकते आप। और मेरी समझ से ना, यहीं पर आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा टेक अवे निकल कर आता है उन सभी लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, कि उन्हें फाइनेंशियल क्लेंजीनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब वो जमाना चला गया जब आप पेपर बैग में कैश रख लिया करते थे। आज प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना तब तक सेफ नहीं है जब तक आपके पास उसकी लीगल पेपर ट्रेल ना हो। सही बात है। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा इंसान होना या क्राइम से दूर रहना काफी नहीं है। आपकी पूंजी चाहे जमीन हो या गाड़ी, उसका हिसाब दिखाने वाले टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट्स आज एक तरह से लीगल बॉडी आर्मर बन चुके हैं। देखिए ना, सिस्टम अब उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां स्टेट आपसे हर पैसे का हिसाब मांग सकती है। अब कोर्ट में मुझे नहीं पता था कहना कोई बचाव नहीं रहा। और ठीक इस पॉइंट पर आकर दोस्तों एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और डीप सवाल पैदा होता है। शुरू में मैंने उस बंद सूटकेस की बात की थी जिसे बिना सोचे समझे घर रखने से आप अपराधी बन सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई देश एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर बना दे जहां नागरिकों को अपने खुद के पैसे, अपने खुद के घर का हिसाब हमेशा अपनी जेब में रेडी रखना पड़े ताकि वो कल को किसी अनजस्टिफाइड सस्पिशन से बच सकें, तो वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ खत्म होती है और फ्रीडम कहाँ शुरू होती है? वही तो, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और हमारी प्राइवेट फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच की वो लक्ष्मण रेखा आखिर कहाँ जाकर खींची जाती है? क्या फ्यूचर में एक ऐसा दौर आएगा जब सोसाइटी में हमारी हर मेहनत की कमाई, हर प्रॉपर्टी पर बाय डिफॉल्ट शक किया जाएगा, और जब तक हम उसे ढेरों पेपर से बेदाग साबित ना कर दें, हम एक शक के घेरे में रहेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम सब अनजाने में ही सही सोसाइटी में घूम रहे उस सस्पिशियस बंद सूटकेस का बोझ नहीं ढो रहे हैं? ये सिर्फ लॉ की मोटी किताबों का सवाल नहीं है दोस्तों, ये हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे अगले डीप डाइव में एक नए टॉपिक के साथ।